हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट में क्लास 8th में पार्ट 4 है ना, जिसका नाम है राष्ट्रीय के एकीकरण। तो इसके पहले हमने इसकी कुछ वीडियो बना लिए है, उसमें इस पार्ट को समझा दिया। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिक के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। तो कौन सी एकता की भावना रहती है, तो हमारे इसमें आ जाएगा आंसर कि राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त रहती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता की भावना। फिर दूसरा देखिए, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। तो कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। फिर अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। भारत का विभाजन सन 1947 ईस्वी में हुआ था। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हमारे पास ये है, राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना है। ठीक है, क्या लिख देंगे हम कि राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथ निरपेक्षता से क्या आस है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है हमें, पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में ये दिया गया है ना कि हमारे संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव न करने से है। हम क्या लिख देंगे कि पंथ निरपेक्ष का आशय हमारे संविधान में भारत को, पहले हम साइड डालेंगे पंथ निरपेक्ष, फिर हम लिखेंगे हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने व किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करने से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ये अति लघु का तीसरा क्वेश्चन है, विविधता में एकता का क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका उत्तर ये है, लोगों में वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों व का अंतर होने के बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना है ना। क्या है हमारा क्वेश्चन कि विविधता में एकता क्या है। तो क्या लिखेंगे उसका आंसर, विविधता में एकता लोगों में वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों का अंतर होने के बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता का होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय का। पहला क्वेश्चन आता है, जाति प्रथा के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जाति प्रथा के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। फिर ये कितने 4 पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट दिए गए हैं हमको, तो ये 5 पॉइंट उतार देंगे। पहला क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। उच्च जातियाँ छोटी जातियों का शोषण करती हैं। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। और लास्ट पॉइंट होगा हमारा, जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो इसको तो हम लिखेंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह आदि। ठीक है, फिर अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले हमको क्या मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में टिप्पणी करके बताना है। तो ये देखिए दीर्घ का पहला आता है हमारा, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का हम यहाँ से लिखेंगे पूरा, ये साइड हेडिंग डालेंगे, समान मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। फिर ये लिख देंगे, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त है। नागरिकों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। यहाँ से लिखिए, यानी हमको कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरा लास्ट तक यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर अगला देखिए, इसी में दीर्घ का पहला आंसर में क्या पूछता है हमसे, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की भी हम पहले साइड हेडिंग डालेंगे और इसका भी पूरा डिटेल से लिख देंगे। कैसे कि मौलिक कर्तव्यों का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखंडता हेतु राष्ट्र की सेवा
को सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा बंधुत्व की भावना का निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। भारत में लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। भारत में संघ अथवा केंद्र और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए एक गहरी न्याय व्यवस्था है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है और उसका गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा समान मौलिक कर्तव्य की टिप्पणी ये हो जाएगी और ये हो जाएगी समान मौलिक अधिकार की। अब हम देखते हैं दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन हमारा पृथकतावाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये देखिए ये हमारा पृथकतावाद, इसका हमको विस्तार से वर्णन करना है। सीधे पूरा हमारा डालेंगे पृथकतावाद, फिर इसको लिख देंगे सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्षेत्रवाद की अति आक्रामक, ये पूरा यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है हमको, ये लास्ट तक, क्या कहाँ तक कि पृथकतावाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है, यहाँ तक लिखना है। ये जो बीच में ये टिक लगे हुए हैं ये दूसरे क्वेश्चन के हैं। हमको ये दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पृथकतावाद, तो हमको ये डालना है, फिर इसका ये पूरा डिटेल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीयकरण के सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए हम यहाँ से लिखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व, फिर यहाँ से लिखेंगे भारत की एकता व अखंड एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास हमारे राष्ट्र नायकों ने किए हैं। भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया जिनसे भारत की एकता शक्तिशाली हो। ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व, ये लिखना है हमको। फिर यहाँ से इनका डिटेल लिख देना है। देखिए यहाँ से पहला आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व सबसे पहला कौन सा, समान मौलिक अधिकार। तो हमको इसका ये पूरा डिटेल नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना पहले पॉइंट डालना है समान मौलिक अधिकार, और इसका कहाँ से लिख देना है, ये यहाँ से लिखना है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लास्ट कहाँ तक जाके लिखना है, यहाँ न्याय आदि का प्रावधान है। फिर दूसरा पॉइंट डालना है समान मौलिक कर्तव्य, तो इसका हमको कहाँ से डिटेल लिखना है, देखिए ये भारत से लेके कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी हमको कहाँ से लिखना है, ये भारत से लेके लिखना है, कहाँ तक लिखना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, दूसरा पॉइंट होता है। फिर तीसरा आता है हमारे पास पंथ निरपेक्ष, तो आप इसका पूरा लिख देंगे। फिर फोर्थ आता है समान प्रतीक चिन्ह, तो इसका कहाँ से लिखना है हमको, ये देखिए यहाँ से लिखना है कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय, यहाँ से लेके लिख देना है यहाँ तक, अशोक चिन्ह आदि तक। ठीक है, फिर अगला देखिए पर्यटन और राष्ट्रीयकरण, तो हमको पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिख देना है, दृष्टिकोण विकसित होता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो हमको अभी किसका किए थे, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्वों का। अब अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों का उल्लेख। तो देखिए हम इसका आंसर बताते हैं आपको। ये देखिए राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम सीधे ये डालेंगे, पहले साइड हेडिंग राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व, और सबसे पहले क्या जाएगा हमारा सांप्रदायिकता। इसका हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिख देंगे कि ये हमारे देश के लिए एक मुख्य खतरा है। फिर दूसरा पॉइंट आता है भाषावाद, तो भाषावाद में देखिए यहाँ से हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ हमको अपना क्या डालना है, पॉइंट डालना है, और इसका ये यहाँ से लिखना है कि असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर भी भिन्न भिन्न भाषा, यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर दे। तीसरा लिखना है जातिवाद, तो जातिवाद में कहाँ से लिखना है हमको, यहाँ जाति ऐसी इकाई है, यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, नहीं निभा पाते, क्या नहीं निभा पाते हैं, व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते, यहाँ तक लिखना है। फिर अगला पॉइंट देखिए इसी में जातिवाद में यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद कहाँ से लिख देना है, वर्तमान में शिक्षा, फिर यहाँ से लेकर कहाँ तक कानून घोषित किया गया है। फिर इसके बाद देखना क्या आता है आतंकवाद, तो आतंकवाद में पहले क्या लिखना है, आतंकवादी विचारधारा के लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इसके बाद ये यहाँ से लिखेंगे धार्मिक कट्टरता से लेके कहाँ तक भाग लेते हैं, और लास्ट में लिख देंगे ये वांछित उद्देश्य, यहाँ से लेके ये आतंकवाद है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा पाँचवा पॉइंट पृथकतावाद, तो पृथकतावाद में कहाँ से लिखना है, ये देश से अलग होकर, पहले ये पृथकतावाद है यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद कहाँ से पॉइंट बनाना है, ये देखिए ये कभी कभी से लेकर कहाँ तक करने, ये मांग करने लगते हैं, फिर जिसके दुष्परिणाम से लेकर लिखना है होने लगती है, और लास्ट पॉइंट लिख देना है हमको, यही तक लिखना है कहाँ तक, होने लगती है तक। तो ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। अब इसके अगले वीडियो हम पढ़ देंगे इसका नया पार्ट, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, जब तक आप इस पार्ट को कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।